गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम पिछले लेक्चर में SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है ये सीखा था कि SN1 रिएक्शन जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं। SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है ना। ये बताया था कि SN1 जो लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ बेटा 1 किसके लिए लिखा हुआ है, ऑर्डर फर्स्ट के लिखा हुआ, ठीक है ना। और ये भी आप लोगों को बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, मोस्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अंडरगोज क्या बेटा, SN1 रिएक्शन। बात समझ गए बेटा कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो क्या करेगा, बताओ बेटा, वो SN1 रिएक्शन को शो करेगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि बताओ बेटा कि यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन दिया रखा है, कितना बता, फर्स्ट डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर सेकेंड डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये कार्बोकैटायन आपको दे रखे हैं, ठीक है बेटा। तो इनका ऑर्डर क्या होगा जिसमें SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट हो, जिसमें SN1 रिएक्शन हो पाए, तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले 3rd डिग्री आएगा, क्योंकि 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, देन फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये जो है ये किसमें जाएगा बेटा, SN1 रिएक्शन जाएगा, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए बेटा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं तुमसे बोलूं, बताओ स्टेबल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकैटायन की बात हो रही, और साथ साथ ये भी बात हो रही है कि वो कैसा होना चाहिए बेटा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं बेटा कि बताओ कि इन दोनों में SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी। ए वाला है बेटा तुम्हारे पास CF3 और CF3, ठीक है बेटा, ये भी CF3 है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। और बी वाला है CS3 C2H5 CS3 और पॉजिटिव, ये आ गया। अब देखो बेटा दोनों में, इसमें भी ए में भी 3rd डिग्री है और इसमें भी 3rd डिग्री है, क्योंकि देखो बेटा 3rd डिग्री क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3rd डिग्री इसको बोला जाएगा, इसको भी 3rd डिग्री। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखोगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैंने तुमको बहुत ही लंबे लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि कैसे आप फाइंड आउट करते हो, वहां प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इन दोनों में, इनमें जो माइनस आई इसमें भी लग रहा है और इसमें भी माइनस आई लग रहा है, ठीक है ना। माइनस आई मतलब क्या, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेंगे बेटा, खींच लेंगे, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबल होने के बजाय क्या हो जाएगा, बोलो, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो अनस्टेबल हो गया तो इसमें क्या होगा बेटा, बोलो, इसमें होगा क्या, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या बेटा, SN1 रिएक्शन इसमें होगी, नहीं होगी। अब इसमें देखो बेटा, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है, और प्लस आई इफेक्ट यहाँ भी है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकैटायन की तरफ आ रही, मतलब ये चार्ज क्या हो रहा है बेटा, लेस हो रहा है। चार्ज लेस मतलब क्या, चार्ज लेस स्टेबिलिटी मोर। इसीलिए मैंने बोला थे कि साथ साथ आप ये भी देखो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो इन तीनों में सेकेंड डिग्री है, इसमें क्या बेटा, डिग्री तो सेम है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ना। बात समझ रहे हो नहीं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो इसीलिए इसमें क्या होगी बेटा, SN1 रिएक्शन होगी। बात समझ आई बेटा अच्छे से।
तो अगर अगर ये तुमको दे रखा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जो टर्सरी वाला होगा उसमें बहुत आसानी से SN1 हो जाएगी, और सेकेंडरी होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और वन में जो है ऑलमोस्ट 0 हो सकती है SN1 रिएक्शन। उसके लिए दूसरी मैकेनिज्म होगी जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा बेटा, आप लोगों ने क्या देखा कि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तभी उसमें क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से, बात समझ में आ गई अच्छे से। कार्बोकैटायन कब देखोगे, आपको एल्काइल हैलाइड अल्कोहल है ईथर दे रखा, तो आपको बॉन्ड ब्रेक करके देखना कि कौन सा कार्बोकैटायन क्या है बेटा स्टेबल हो रहा, उसी में SN1 रिएक्शन होगी। बात समझ गए अच्छे से, कोई डाउट? जैसे दूसरे एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोगों को बताऊं, कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है, तुमको मैंने दिया कि बताओ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया कि ये है बेंजीन रिंग बेटा, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग CH2 है और Cl ये, ठीक है ना, और ये है ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन है। इन दोनों में बताओ जो SN1 रिएक्शन किसमें सबसे अच्छी होगी, बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले Cl की तरफ से बॉन्ड क्या करोगे, Cl की तरफ से बॉन्ड क्या करोगे, तोड़ोगे, ठीक है ना। यहां से तोड़ दो, यहां से जब तोड़ोगे बेटा तो किस इस तरीके से आएगा, क्या बोलो, कुछ इस तरीके से आएगा, ये CH2 प्लस आ जाएगा। और यहाँ इसको इसमें यहां से तोड़ोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ बेंजीन पे चार्ज आ जाएगा। जब बेंजीन पे चार्ज आएगा, बोलो, तो बेंजीन पे चार्ज मतलब समझ लो हाईली अनस्टेबल। बेंजीन पे प्लस चार्ज मतलब क्या होगा बेटा, हाईली अनस्टेबल। मतलब ये कार्बोकैटायन बना तो है लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा, देखो बेटा रेजोनेंस हो रहा कि नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अब इन दोनों में अगर मैं तुमसे बात करूं कि इन दोनों में जो SN1 रिएक्शन किस में जाएगी, तो क्या बताओगे आप लोग, बेटा इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। दिस यानी कि ये है SN1 फॉलो करेगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कार्बोकैटायन दे रखा है, कार्बोकैटायन कब होगा, जब Cl क्या हो बेटा चला जाए, या OH चला जाए, या ईथर चला जाए, या एमीन चला जाए। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किसमें किसमें होता है, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और किसमें, ईथर और अमाइंस में होता है, ठीक है ना। तो आपको इन चारों को ध्यान में रखना है। इन चारों को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि अगर इन चारों में जो है क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, तो समझ जाओ कार्बोकैटायन बन रहा मतलब क्या कि जहां लीविंग ग्रुप को जुड़ा है वहां से आपको बॉन्ड ब्रेक हेटेरोनेटिकली तोड़ना है। देन उसके बाद चेक करना है कि बताओ कि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा बेटा वहीं पे क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी, SN1 रिएक्शन होगी। बात समझ आए अच्छे से, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब देखो SN1 में ही बहुत सारी चीजें और हैं जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूं तुम लोगों को। अब SN1 रिएक्शन में बेटा मैंने तुमसे बताया, ठीक है ना, ये तुम चाहे तो पॉइंट लिख लो, चाहे तो स्टार बना के लिख लो, ठीक है ना। यहां पे लिखो इन केस ऑफ कार्बन इज क्या बेटा, कायरल। अगर कार्बन क्या हो, कायरल हो, तो क्या करेंगे, कार्बन कायरल मतलब कार्बन कायरल क्या होता है, आपको याद रख करना होगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसीलिए मैंने तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बढ़ाई थी ना। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या यूज है बेटा, अब आपको समझ में आएगा क्या यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है, जो कि इस चैप्टर में अब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो किस तरीके समझ में आएगा बेटा। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या हो बेटा, कनेक्टेड हो। जैसे ये है, इसे मान लो C2H5, यहां पे मैंने लिख दिया, मान लो कुछ ऐसे बताते हैं, ठीक, ये और ये, ठीक है ना।
यहाँ पे C2H5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे CH3 लिख दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे Cl। पहला एग्जांपल मैंने लिया था ऐसा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख दिया OH-, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे OH- लिख दो, फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ये आपको पता है ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है ना, और ये सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। क्योंकि रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, न्यूक्लियोफाइल और रेक्टोफाइल, ठीक है। अब देखो, अब ये कायरल कार्बन है कि नहीं, मैंने बताया इन केस ऑफ कायरल कार्बन, यानी कि अगर कार्बन कायरल हो, आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका एग्जांपल, तो कंफ्यूज मत होना, एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत अच्छे से इजीली आपको आ जाएगा। जैसे मैंने बताया बेटा कि यहाँ पे अगर कायरल कार्बन हो, क्या हो बेटा, अगर कार्बन कैसा हो, कायरल हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो देखो पहले। अब देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या बताओगे तुम लोग, सबसे पहला स्टेप जो है इस रिएक्शन का, सबसे पहला स्टेप जो आएगा बेटा वो इस तरीके का कुछ आएगा। स्टेप फर्स्ट में आप लोग क्या देखते हो कि यहाँ पे क्या होगा बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। कैसे होगी बॉन्ड ब्रेकिंग, कुछ इस तरीके से, चाहे तो ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। देखो कुछ इस तरीके की रिएक्शन थी, ये C है बेटा, ये C2H5 था, ये CH3 था, ये H था, और ये Cl थी, ठीक है ना। और यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे आ रहा था, ठीक है ना। जैसे ये मैं तुमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ, और ये बताने जा रहा हूँ कि अगर कार्बन कैसा हो बेटा, कायरल कार्बन हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो पहले देख लो, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही वो पहले देख लो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोग को बेटा विजिबल नहीं हो रहा तो आप लोग रिजोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। उसमें दे रखा होगा पॉइंट वाइज, तो आप 360 या 240 पे चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि बॉन्ड की क्या होगी बेटा, ब्रेकिंग होगी। ये तो आप लोग जानते ही होगे ना, बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी कि नहीं होगी, बोलो। बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी कुछ इस तरीके से, बोलो बेटा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये स्टेप जो होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PP सॉल्वेंट है, याद रखना। PP सॉल्वेंट क्या होता है बताओ, जो H+ आयन दे, यानी H+ जो फर्निश कर सके, जैसे H2O, एल्थाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, ठीक है, एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या होते हैं बताओ बेटा, ये क्या होते हैं, PP सॉल्वेंट होते हैं। दिस स्टेप इज क्या बेटा, बोलो, दिस स्टेप इज ए स्लोवेस्ट स्टेप या स्लो स्टेप होता है बेटा। और यही स्टेप RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, बोलो, Cl- आएगा यहाँ पे, बोलो, Cl- आ गया, प्लस अब कार्बोकेटायन आप बनाओगे। अब कार्बोकेटायन ये कैसा बनेगा, प्लेनर बनेगा, याद रखना, प्लेनर। क्यों, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल पहले था, अब ये कैसा बनेगा, प्लेनर बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये कार्बन है, ये है C2H5, और ये है तुम्हारा CH3, और ये आ जाएगा हाइड्रोजन। ओके बेटा, ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ अच्छे से। और ये दो ऊपर और नीचे कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। बोलो, ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में हमने ये देखा कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ये चीजें आई, ठीक है ना। अब ये चीजें आने के बाद, अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, स्टेप 2 में क्या करेगा बेटा, बोलो, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आप इसको बनाओगे पहले तो, कार्बन C2H5,
ये क्या आ जाएगा बेटा CH3, और ये क्या आएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल जो प्लेन के ऊपर और नीचे है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा बेटा। अब उसके बाद क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बात समझ आई? दो तरीकों से अटैक कर सकता है। किस तरीके से? दो तरीकों से बेटा। एक तो क्या, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा, देखो अगर ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इफ, यहाँ इफ काट के लिख सकते हो, यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्या बेटा, कार्बन, ये OH आ जाएगा बेटा, ये C2H5 आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा H, ठीक है। और ये कार्बन अगर यही न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ से अटैक करे तो क्या बनेगा बेटा, तो ये वाला इसके लिए है, ये वाला इसके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा और OH इस तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा। C2H5, CH3 और H। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, अगर इसको हम यहाँ पे रख दे तो इसको लग रहा है कि मिरर इमेज जैसी है ना। अगर ये क्या बेटा, ये क्या बेटा Dl है, ये अगर D है और ये, तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा बताओ, ये L होगा। यानी कि क्या देखा तुमने, यानी कि ये देखा आपने कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रेशमिक मिक्सचर बन रहे हैं, रेशमाइजेशन हो रहा। देखो रेशमिक मिक्सचर बन रहा है कि नहीं, तुमको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर D प्लस L दोनों आ जा रहे हैं तो समझ जाओ वो सॉल्यूशन कैसा बेटा, रेशमिक मिक्सचर है। वो कैसा बेटा बताओ, कैसा है, रेशमिक मिक्सचर। और दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या बेटा, रेशमाइजेशन, रेशमाइजेशन। रेशमिक मिक्सचर समझ में आ गया अच्छे से। यानी कि क्या, अगर कार्बन क्या हो बेटा, कायरल हो, अगर कार्बन क्या हो मतलब एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या ईथर कायरल हो, तो उसमें अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो उसमें बेटा रेशमाइजेशन हो जाता है। मतलब समझ लो ये रेशमाइजेशन क्यों होता है, कि हो सकता है कि उस कार्बोकैटायन पे ऊपर से आ जाए बेटा। ऊपर से मतलब क्या, सामने से क्यों नहीं आ सकता, तुमको पता है क्यों नहीं आ सकता सामने से, मैंने कल बताया था। ऊपर से आ सकता है या तो क्या नीचे से। अगर ऊपर आ सकता है तो हो सकता है ये D या L बने, इसमें भी अगर नीचे से आ गया तो हो सकता है ये भी D या L बने। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दो प्रोडक्ट फॉर्म होने से साथ मतलब क्या, दो प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे दोनों अपोजिट नेचर के हैं, दोनों अपोजिट नेचर। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। मेसो कंपाउंड नहीं है, मेसो कंपाउंड के लिए दो कार्बन कार्बन होना चाहिए, जबकि इसके पास क्या बेटा, एक ही है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर कायरल कार्बन है, क्या बेटा, अगर एल्काइल हैलाइड के पास कायरल कार्बन है तो उसमें रेशमाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, हो जाते हैं। तो इसको नोट करके चाहे तो लिखो, in case of chiral carbon, in case of chiral carbon, SN1 reaction mechanism form, SN1 reaction mechanism form D and L, both type of product at the same time, at the same time, at the same time, the product of D and L which are optically inactive, because solution has both type of product D and L, and this type of
मिक्सचर ब्रैकेट में सॉल्यूशन मिक्सचर इज कॉल्ड क्या बेटा, रेसमिक मिक्सचर, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। तो आपको रेसेमाइजेशन अगर आ जाए कि अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा विच एल्काइल हैलाइड अंडरगो रेसेमाइजेशन, तो आपको ये पहले चेक करना है क्या, पहली कंडीशन तो चेक करना है कि कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा, कायरल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है आपको कि वो कायरल कार्बन SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा हो, तभी क्या होगा बेटा बोलो, तभी उसमें रेसमाइजेशन होगा। बात समझ आ गया। रेसमाइजेशन के लिए बेटा क्या होना चाहिए बताओ, रेसमाइजेशन के लिए आपको कायरलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको 3rd डिग्री कार्बन दे दिया है और उसमें सेम ग्रुप लगे हुए, उसमें रेसमाइजेशन होगा क्या, रेसमाइजेशन मतलब दिस इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो रेसमाइजेशन होने के लिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, ऑप्टिकल के साथ साथ SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए, तभी वो रेसमाइजेशन क्या होगा बेटा, फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलो। रेसमाइजेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि बेटा तुमको पता है कि अगर कार्बन कायरल है तो रेसमाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है जो कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है बेटा, जो कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा उसके दोनों तरफ से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब दोनों पार्ट से अटैक कर सकता है तो दोनों टाइप के जो है प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जब दोनों टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो एक तो L रोटेट करेगा तो दूसरा D रोटेट करेगा PPL को। तो इससे की वजह से जो मिक्सचर बनेगा दोनों का, क्योंकि दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में एक ही कंटेनर में फॉर्म हो रहे होंगे ना, तो उसमें जो मिक्सचर बनेगा वो दोनों DL का टाइप का होगा, उसी को रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रेसमाइजेशन बोलेंगे। बात समझ आ गई अच्छे से। तो आपको ये समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन अगर हो और उस रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन हो तो उसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, और उन प्रोडक्ट दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या बेटा, रेसमिक मिक्सचर। जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि अगर बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हो, तुमसे पूछा जाए कि विच कंपाउंड अंडर वो रेसमाइजेशन, तो आपको क्या देखना है, आप तो पहले तो आपको कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, देन उसके बाद कायरल कार्बन चेक करनी है, कायरलिटी चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि इसमें SN1 मैकेनिज्म हो रही कि नहीं हो रही। अब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जब हो रही होगी तभी उसमें क्या होगा बेटा, रेसमाइजेशन होगा। बात समझ में आए अच्छे से, कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये क्या है बेटा, एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो दिस मैकेनिज्म या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज occurs in more than one step. So this reaction mechanism is called क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? तो चाहे तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? बोलो अच्छे से, समझ में आ गई चीज बेटा, बोलो। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुमसे पूछे कि बेटा ये ऑर्डर किस टाइप का है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करके रीअरेंजमेंट, इसके बाद क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो बेटा, ठीक है, उसमें लिखो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखो क्या होगा बेटा, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब ये आपको देखना कि किस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। पहले तो आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, कौन सा स्टेप है ये, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की क्या हो रही है बेटा, ब्रेकिंग हो रही है। जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो या ब्रेक हो रहा हो तो समझ जाओ वहां पे क्या होगा, वही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब आप उसको, अब उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें उस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो वही
वही क्या करेंगे, उस रिएक्शन के ऑर्डर को भी बताएंगे। बात समझ आ गई। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा बेटा, किसके कंसंट्रेशन पे, इसके, क्योंकि यही क्या है रेट डिटरमाइन, यही वाला क्या हाईलाइट कर रहा है ना बेटा, बोलो। तो रेट डिटरमाइन क्या हो जाएगा, यानी रेट जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे आएगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ये वाला कैसा स्टेप होगा, ये फास्ट वाला फास्ट स्टेप होगा। और आपको पता है कि बेटा क्यों फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बोकेटायन बन है, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस के बीच कैसी रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन होती है। और आयनिक रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन, स्लो स्टेप नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप देखो, स्लोवेस्ट स्टेप में जो सबसे, इसमें देखो मॉलिक्यूल कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एल्काइल कर रहा है, यानी कि इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, यानी कि इसका कंसंट्रेशन कितने पावर आ जाएगी बेटा 1, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल है तो इसलिए एक लिखोगे। न्यूक्लियोफाइल पे कर रहे क्या, बोलो बेटा नहीं कर रहा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इसमें किसी भी टाइप का है, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, बोलो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट हो गई तो इसीलिए इस पे डिपेंड नहीं कर रही। तो डिपेंड नहीं कर रही तो इसका कंसंट्रेशन की कोई मतलब जरूरत ही नहीं। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा इसका अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो R = K, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, फिर R × X, ये तो है ही है, यानी कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया बेटा। मतलब कि जो SN1 रिएक्शन होती है बेटा वो केवल और केवल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है, न कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही, क्या नहीं कर रही। तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इसीलिए इसको लिखा नहीं गया बेटा, ठीक है ना, ये समझ गया। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बताओ बेटा, ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी बताओ, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, एक तो क्या बेटा, एक तो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट हुआ, ये क्या हुआ रिएजेंट, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, बोलो मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी 2। मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये जो रेट है या ऑर्डर है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि इसमें SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं होता है बेटा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं इसमें, मतलब चाहे PP सॉल्वेंट डाल दो बस, न्यूक्लियोफाइल डालो चाहे ना डालो, ठीक है। बात समझ गए ना, बोलो न्यूक्लियोफाइल डालो चाहे ना डालो, ठीक है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। रेट लॉ में आपने ये सीखा बेटा क्या, कि जो रेट है SN1 रिएक्शन में वो केवल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा, ना कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। इस टाइप की रिएक्शन को ऑर्डर फर्स्ट कहते हैं, मोलरिटी जबकि 2 है, ठीक है ना। बात समझ गया कि नहीं समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें लिख लो चाहे तो, इसमें लिखो दिस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन the rate of SN1 reaction is depend upon, इसी में लिखना बेटा, इसी के नीचे लिखना है, ठीक है ना। The rate of SN1 reaction is depend upon concentration of alkyl halide, concentration of alkyl halide and independent of concentration of nature of nucleophile। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या, इसके नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, इसका कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा दो चाहे घटा दो, वो इसका कंसंट्रेशन रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा, जिन रिएक्शन में ध्यान सुनना, जिन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं होता है, उस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो
न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो इसमें लिखो इन SN1 रिएक्शन, solvent act as a nucleophile because in this reaction nucleophile does not play any major role, because in this reaction nucleophile does not play any major role, and for SN1 reaction solvent is polar protic solvent, and for SN1 reaction solvent is क्या बेटा? बोलो, solvent कैसा होना चाहिए? Solvent is polar protic कि polar अप्रोटिक होना चाहिए? बोलो, solvent is polar protic। और polar protic कौन कौन से solvent होते हैं बेटा बताओ? वाटर होता है, एल्कोहल होते हैं, चाहे वो क्या हो बेटा, C2S या मतलब CH3OH हो या C2S5OH हो, या फॉर्मिक एसिड हो बेटा, या एसिटिक एसिड हो, या क्या हो, अमोनिया हो। ठीक है ना बेटा? जो क्या करें H+ फर्निश कर दें तो समझ जाओ क्या ये सब कैसे है, ये न्यूट्रल प्रोटोप्रोटिक है कि नहीं? न्यूट्रल है ना, इसमें आयन तो है नहीं, इसलिए इनको न्यूट्रल बोला जाता है। और ये क्या हो, ये क्या हो बेटा, ये है क्या, ये दोनों की तरह काम करेंगे। एक तो सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे और किसकी तरह बोलो, किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज, मतलब सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन SN1 mechanism, because nucleophile does not play any major role, so solvent act as a nucleophile, and this type of reaction is called solvolysis। ये लिखो बेटा, and this type of reaction is called solvolysis। मतलब सॉल्वो मतलब क्या? सोल्वोलिसिस मतलब इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वही मेजर रोल निभा रहा है। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल की तरह मेजर रोल निभा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? बोलो, तो अगर बेटा क्या है, अगर रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर वाटर दिख रहा है बेटा, तो अगर रिएक्शन वाटर के साथ हो रही तो उसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे, अगर एल्कोहल के साथ हो रही तो क्या कहेंगे? एल्कोलिसिस, अगर फॉर्मिक एसिड के साथ हो तो क्या बोलेंगे? फॉर्मोलिसिस, और एसिटिक एसिड के साथ हो रही तो क्या बोलेंगे? एसिटिलिसिस, एंड अमोनिया हो तो अमोनोलिसिस हो जाएगी। बात समझ में नहीं आ गई? तो अगर बेटा कहीं पे ये आपको दिख गया CH3 CH2Cl और यहाँ पे वाटर दिख गया, वाटर कैसा? पोलर प्रोटिक है, तो क्या बनाओगे बेटा? सीधे सीधे बना देना क्या? CH3 CH2OH। बात समझ में आ गई अच्छे से? और अगर कहीं ये दिख गया CH3 CH2Cl NaOH H2O, ये दिख गया कहीं पे, बात समझ रहे हो? ये बेस है, बेस मतलब ये यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें क्या किया मैंने? न्यूक्लियोफाइल भी डाल दिया, वाटर तो पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है ये। अब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ देखो, ये है, बात समझ रहे हो नहीं? अच्छे समझना, यहाँ पे OH है, यहाँ वाटर है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल। अब तुमको पता है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई मेजर रोल नहीं होता, यानी कि पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या बना दोगे बेटा? CH3 CH2OH। हो गई बात? समझ आ गए? बोलो, बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट अभी तक? बोलो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा अच्छे से, आई थिंक, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं की पॉइंट बताऊं जो मैं कल लोग आपको लिखवाऊंगा, SN रिएक्शन के की पॉइंट क्या होते हैं बेटा?
SN1 रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो केवल टाइप ऑफ एल्काइलाइड पे डिपेंड करता है। और SN1 का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 1 होता है। SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि यूनि मतलब एक ही लिखा ना ऑर्डर, एक ही मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और क्या सीखा तुम लोगों ने कि इसमें जो पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट ही एक्ट करता है किसकी तरह, बोलो सॉल्वेंट की तरह। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर आपने न्यूक्लियोफाइल डाल भी दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, काम वही होगा। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये सब चीजें देखी गई थी एक्सपेरिमेंटली। जैसे आपको मैंने बताया था कि केमिकल काइनेटिक एक चैप्टर है जहाँ पे आप लोग उस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझोगे और ऑर्डर भी समझोगे। जब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखा गया बेटा, देखो जब देखा गया कि भाई एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया ऑर्डर पता करने के लिए कि रिएक्शन का रेट जो है किस पर डिपेंड कर रहा, तो जब इसमें देखा गया बेटा एक रिएक्शन हुई, इसका कंसंट्रेशन लिया गया, न्यूक्लियोफाइल डाला गया, मतलब एक बीकर लिया गया, 2 बीकर लिए गए, एक में लिया गया एल्काइल हैलाइड और एक में ये लिया गया, और एक तीसरा जिसमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो ये जब डाला गया 1 ml 1 मोलर डाला गया तो ये बना 1 मोलर, ठीक है, कितना बना 1 मोलर। और जब ये 2 डाला गया तो कितना बना, ये भी 2 मोलर बन गया। जब ये 3 डाला गया तो ये भी 3 मोलर बन गया। बात समझ रहे हो। लेकिन जब इसको डाला गया, इसको जो है मैंने कॉन्स्टेंट इसका कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट कर दिया, फिर इसका चेंज किया तो इसके इफेक्ट, इसका जो बनना है इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। मतलब जो रेट है इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। इसका कंसंट्रेशन मैंने मतलब 1 मोल लिया, जब 2 मोल लिया तब भी वो उतना ही था जितना इसका कंसंट्रेशन है। फिर मैं 3 मोल लिया इसका न्यूक्लियोफाइल का, तब भी इसका इतना ही था। मतलब ये जो रिएक्शन लिखी हुई मतलब समझ रहे हो, जो रेट है बेटा इस पे तो डिपेंड कर रही है बट इस पे नहीं डिपेंड कर रही। बात समझ, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ, यानी कि रेट जो है केवल और केवल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन। ये तो समझ ही रहा ना बेटा, ये एक्टिव मास लिखा हुआ मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ही तो होता है ना। बात समझ रहे हो ना, समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, बोलो अच्छे से, कोई डाउट। तो ये थी SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन, सबको अच्छे से बात समझ में आ गई, बोलो कोई डाउट। अब हम कल पढ़ेंगे SN2। ओके, थैंक यू बेटा।